सबसे पहले समसामयिक घटना चक्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थंब में लगा हुआ है कि लोअर पीसीएस में जो आपके जीएस के 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें जो जीएस का जो पार्ट है उसमें भारतीय राज व्यवस्था का, जहाँ से आप देख पाएंगे 5 क्वेश्चन जैसा कि उसमें मेंशन किया गया है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसमें से भारतीय राज व्यवस्था का सिलेबस यहाँ पर ये समाप्त किया जाएगा और उसके साथ साथ पीवाईक्यू आपके जो एग्जाम में आए हुए जो प्रॉब्लम है उसको देखते हुए जितना भी सिलेबस है आपका एक बार में कंप्लीट करा दिया जाएगा। इससे बाहर राज व्यवस्था के इस टॉपिक के बाहर आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका न फंसे या फिर आप उसको करने में सक्षम न हो पाए। जहाँ तक हम लोग का प्रयास है कि तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राज व्यवस्था में यानी कि भारतीय राज व्यवस्था को जल्दी से स्टार्ट किया जाए। हम देख पा रहे हैं सबसे पहले जो राज व्यवस्था को पढ़ने के लिए भाई संविधान को जानना है हमको। तो संविधान को जानने के लिए सबसे पहले संवैधानिक विकास को देखा जाता है। उसके बाद फिर संविधान सभा का फॉर्मेशन कैसे हुआ और उसके बाद आपके जो है कौन कौन से पार्ट हैं, यानी संविधान के कौन कौन से भाग हैं, अनुसूचियां क्या हैं, ये सब देखते हुए हम लोग जो है आगे देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे भारत का संवैधानिक विकास, भारत के संवैधानिक विकास को अगर देखा जाए तो जो हमारा संविधान का फॉर्मेशन हुआ है कोई आज का परिणाम नहीं है। वो जब ब्रिटिश इंडिया का शासन आया, जो है पहले कंपनी का शासन आया, उसके बाद सन 1858 से ब्रिटिश इंडिया का शासन आया। तो उसके बाद हम देखते हैं जो है तो सबसे स्टार्टिंग में हम ये पाते हैं कि 1773 से लेकर 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का मतलब कंपनी का इसमें ये शासन था। उसके बाद 1858 से लेकर 1947 तक आपके ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो शासन हुए हैं। तो वहां से लेते हुए संवैधानिक हमारा जो विकास हुआ है सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो धीरे धीरे क्रमबद्ध एक के तरीके से आपका संविधान का मतलब संविधान का फॉर्मेशन हुआ है। तो आपके संविधान में 1935 के आ, से सबसे ज्यादा टॉपिक आपके लिए गए हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ संविधान को यानी कि हमारे अपने संविधान में मूल अधिकार को कहीं से लिया है, अमेरिका से लिया है, संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया है। इन सब चीजों को फिर देखते हुए आपके ये मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसद, उसके बाद राज्य व्यवस्था के जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पे सारा आपका ये कवरअप किया जाएगा। उसके बाद आप पाएंगे कि आप ऐसा मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम में आए और आप उसको न कर पाए या न बता पाए। तो फिर आइए हम स्टार्ट होता है मतलब ये करते हैं भारतीय संविधान का विकास होता कैसे है। यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले जो है, अच्छा ये देखिएगा इसमें से जैसे कंपनी के शासन के अंतर्गत 1773 से 1853 तक जो भी आए हैं, जैसे ये रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773, ये पिट्स इन इंडिया एक्ट 1784, फिर ये चार्टर आया है। हम यहाँ से देखेंगे जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे हम उसको ले लेंगे। ये हाँ, तो यहाँ पे जो जो भी इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट होंगे, यहाँ पे क्या हुआ है आपका कभी एग्जाम में आता है डायरेक्ट रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, डायरेक्ट एग्जाम में आता है। तो उसमें आपका ये 1773 में आया। ये पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, इसमें क्या प्रावधान हुआ, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बाकी ये चार्टर है, जिस चार्टर से जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वहां से हम लोग ले लेंगे। जैसे कि 1813 में सबसे पहले क्या हुआ, पढ़ाई लिखाई के लिए 1 लाख रुपए इसमें दिया गया। इस चार्टर में क्या हुआ, इस चार्टर में क्या हुआ हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है सन 1858 यानी ये ब्रिटिश क्राउन शासन के द्वारा जो पारित नियम था, अधिनियम था, जैसे 1858 का शासन अधिनियम, 1861 का भारत पर अधिनियम, इसके अंतर्गत जो जो भी मुख्य बातें हुई हैं हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत के संवैधानिक जो विकास हुआ था 2 भागों में हुआ था। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कंपनी के शासन का विकास, उसके बाद ये ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन का शासनाधीन।
तो यहाँ पर हम देख पाते हैं सबसे पहले आता है आपका चार्टर अधिनियम 1773। शासन कर देखिए, कंपनी का जो शासन था उसमें भी शासन करने के लिए वो लोग कुछ न कुछ लाए भाई, कि जैसे हमको शासन करना है तो कुछ नियम होगा, कुछ कानून होगा, कुछ तो होगा। उसी के आधार पर 1773 में चार्टर अधिनियम फर्स्ट आता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, ये बातें आपसे पूछी जाती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। इसके अंतर इस चार्टर के अधीन, जो इस चार्टर के अधीन 1774 में एक सबसे पहले एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। कहां पर होती है? कोलकाता में, यानी कि फोर्ट विलियम कोलकाता में इसकी स्थापना होती है। यहाँ पर न्यायाधिकार केवल अंग्रेजों के ऊपर था। न्याय के अधिकार जो थे सिर्फ उनके लिए किया गया था। इसमें क्या, इसमें टोटल 4 मेंबर थे, यानी कि जो कोलकाता उच्च सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया उसमें 4 मेंबर थे। उसके जो अध्यक्ष थे यानी कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे, और उसके साथ साथ 3 लोग और थे। जैसे पहला नाम था रॉबर्ट रॉबर्ट चेम्बर्स, सॉरी, जॉन हाइड, ये नाम आपसे पूछे जाते हैं। लेमित्रे, ये नाम आपसे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं कि सबसे जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है आपके 1774 में, उस समय जो है इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो सर एलिजा इम्पे थी। 3 न्यायाधीश जो थे वो कौन से थे? रॉबर्ट चेम्बर्स, जॉन हाइट, लेमित्रे, ये सब थे। इसके बाद इसमें क्या आता है, हाँ ये तो था आपका 1773 में। मुख्य बात जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो आपके 1774 में हुई। कौन था प्रथम इसका न्यायाधीश? सेकंड मतलब इस बाकी 3 ये कौन थे? ये आपके एग्जाम में कई बार पीवाईक्यू के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। ठीक है। सेकंड में आते हैं आपका पिट्स इंडिया एक्ट। सबसे पहले तो इसकी डेट ही इंपॉर्टेंट है, जो ये पूछा जाता है सबसे पहले इसकी डेट है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया। कभी कभी डायरेक्ट आपके एग्जाम में लोअर पीसीएस के या फिर बोलिए कि यूपी ट्रिपल एससी के बिफोर जो एग्जाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, या पीसीएस के एग्जाम जो हुए हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस आया हुआ है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया। तो 1784 में। इसमें क्या था भाई, इसका नाम ही जो था उस समय तत्कालीन आपके ब्रिटिश ये प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, उनके नाम पर इसका नाम आया, मतलब उसका नाम पड़ा जो है। ये पहली बार इसमें क्या हुआ, कंपनी के शासन का जो क्षेत्र था, कंपनी के जो शासन का क्षेत्र था वो ब्रिटिश सरकार के अधीन मान्य किया गया। उसके बाद क्या होता है कि इसके होने से कंपनी के ऊपर सरकारी नियंत्रण बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी के जो शासित क्षेत्र थे वहां पे ब्रिटिश सरकार के अधीन मान्य मान्य हो गया, मतलब उनको मान लिया गया। इससे क्या होता है कि सरकार का नियंत्रण कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर ज्यादा हो गया। आगे ये धीरे धीरे आते आते क्या होगा कि सन 1858 में कंपनी का शासन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, और ये ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो भी अधीन मतलब उसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर कंपनी का शासन समाप्त हो गया तो ब्रिटिश सरकार का शासन वहां से स्टार्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या होगा। कंपनी का कार्य जो है 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक राजनैतिक कार्य, दूसरा वाणिज्यिक कार्य। उसके बाद कंपनी के कार्य को क्या किया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। एक जो है राजनीतिक कार्य, यहां से देखिए आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था। तो सबसे पहले क्या हुआ, कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया, एक राजनीतिक कार्य, एक वाणिज्यिक कार्य। तो कुल मिलाकर ये सब इसलिए लाए गए थे कि क्योंकि जो शासन हो हमारा, यानी कि भारत के ऊपर शासन करने के तरीके जिससे आसानी हो, शासन करने में उनको आसानी हो, इसलिए ये लोग लाए थे। जैसे कंपनी के कार्य को बांट दिया इससे, यानी इट मींस इनके कार्यों को आसान करने के लिए, कंपनी के शासन को आसान करने के लिए ये सब काम किया गया था। सबसे पहले पूछा जाता है राजनीतिक कार्य, यानी कि कंपनी के कार्य को कब बांटा गया, 2 भागों में, एक राजनीतिक कार्य, एक जो है वाणिज्यिक कार्य। ठीक। उसके बाद देखिए, हाँ 1833 का चार्टर अधिनियम आता है।
यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है जरा सा देख लीजिए। भारत में ब्रिटिश शासन का केंद्रीकरण किया जा रहा था इस समय। जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उस समय जो है, अब 1833 के चार्टर अधिनियम से भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा कौन सा चार्टर अधिनियम था जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। तो 1833 का चार्टर अधिनियम। और कौन फर्स्ट था? तो आपका विलियम बेंटिक। ये आपके एग्जाम में इस चार्टर अधिनियम से ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, यहाँ पे एक काम और होता है। सबसे पहले सिविल सेवा में सिविल सेवकों के चयन के लिए पहली बार सिविल सेवकों के चयन के लिए क्या किया गया? ये निदेशक मंडल के विरोध होने के बाद कहा गया भाई अब फिर से खुली प्रतियोगिता होगी। उसके लिए मतलब ये पूछा जाता है कि खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत लाया गया। तो 1833। ये साफ साफ जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया कि खुली प्रतियोगिता का प्रावधान सिविल सेवा के चयन के लिए किस अधिनियम में लाया, किस चार्टर में लाया गया। तो 1833 का चार्टर अधिनियम था। उसके बाद देखिए, हम लोग यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है, जो भी आपके संवैधानिक विकास के क्रम में जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उन सब चीजों को देखते हुए यहाँ से आगे जाएंगे। जैसे कि भारत परिषद अधिनियम 1909, इसके बारे में क्या हुआ? सबसे पहले तो सांप्रदायिकता को लेकर यही आया। इसमें क्या किया गया? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का वो दे दिया गया, राइट दे दिया गया। तो इससे क्या हुआ? इससे जब मुसलमान सेपरेट होने लगे, यानी वोटिंग का राइट उनको सांप्रदायिक ये प्रतिनिधित्व दे दिया गया, इससे क्या हुआ? गांधी जी ने इसको लेकर कहा, इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया, इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। लेकिन यही अंग्रेज, यानी कि जो उस समय ये अंग्रेज रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा, यह सुधार ये प्रजातंत्र और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। कभी कभी यही सीधा पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस अधिनियम के बारे में ये कहा था कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। तो 1909 का अधिनियम। या रैमजे मैकडोनाल्ड ने कब ये कहा कि ये सुधार ये प्रजातंत्र और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार। कभी कभी तो सीधा सीधा एग्जाम में ये आता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया। तो जो यहाँ पे लिखा गया है, सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया। तो 1909 में आया। ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या किया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत होती है और एक पृथक ये निर्वाचक मंडल मुस्लिमों के लिए बनाया जाता है। मुस्लिम सदस्यों का देखिए, मुस्लिम मतदाताओं द्वारा निर्वाचन। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक देखा जाए तो मिंटो साहब को कहा जाता है। ये कभी कभी ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक किसको कहा जाता है। तो मिंटो साहब को कहा जाता है। फिर आते हैं 1909 के बाद 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या होता है कि भारत में प्रशासनिक विषयों का विभाजन कर दिया जाता है। जैसे केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। तो केंद्रीय विषय के अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये देखा गया, और प्रांतीय विषय में क्या क्या दिया गया ये बात पूछा गया। कभी कभी एग्जाम में सीधा आता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 में भारत में कब जो है, यानी ये पूछा जाता है कि भारत में प्रशासनिक विषयों का विभाजन कब किया गया। तो 1919 उसमें क्या किया गया? दो विषय लाए गए। एक लाया गया आपका केंद्रीय विषय, दूसरा लाया गया आपका प्रांतीय विषय। तो केंद्रीय विषय में क्या था? रक्षा, विदेश संबंध आदि। प्रांतीय विषय में क्या था? प्रांतीय स्थानीय मामले, स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, भूमि। अंग्रेज क्या था, जितने महत्व वाले विषय थे, जो जो मतलब उनको चाहिए था कि जहां से कोर जो बातें थी, उन्होंने अपने में रखा था। यानी केंद्रीय विषय जैसे रक्षा हो गया, सेना हमारे पास होगी, विदेशों वाले संबंध हमारे पास होंगे। तो ये याद करने का एक अच्छा तरीका, आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आप पाएंगे उन्होंने शासन करने के तरीकों को कितने अच्छे तरीके से बांध रखा था या बांट रखा था। तो एक केंद्रीय विषय और दूसरा आपका हो गया प्रांतीय विषय। उसके बाद आते हैं भारत का शासन अधिनियम 1935, जहां से आप पाएंगे
कि लगभग आपके संविधान में यहाँ से बहुत सारी बातों को एडॉप्ट किया गया है। जैसे देखिए, भारत का शासन अधिनियम 1935 में क्या था, विधायी शक्तियों का इसमें विभाजन हो जाता है। ये कैसे कैसे, संघ सूची, समवर्ती सूची, प्रांतीय सूची, अवशिष्ट शक्तियां। आज भी आप पाएंगे अवशिष्ट शक्तियां जो हैं, जिनमें केंद्र को नियम बनाने का राइट है। और जो संघ सूची में उस समय आज भी हमारे पास बांटा गया है, संघ सूची में, समवर्ती सूची में, प्रांतीय सूची में, अवशिष्ट सूचियों में। यहाँ पे क्या था, संघ में 29 विषय थे, समवर्ती सूची में 54 थे, और प्रांतीय सूची में 36 विषय थे उस समय। इसमें क्या क्या था, विदेशी मामले थे, ये मुद्रा थी, आपका सुरक्षा बल था, जनगणना आदि थी जो है। ये बस ये पूछा जाता है कि भारत किस शासन अधिनियम में विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघ सूची, समवर्ती सूची, प्रांतीय सूची के और अवशिष्ट शक्तियों को बांट दिया गया था। समवर्ती सूची में जो है आपराधिक मामले थे, विधि था, सिविल प्रक्रिया थी, और जो है आपका ये आदि सी बातें थी। अब प्रांतीय में क्या क्या था, ये पुलिस, लोक सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि। और जो है अवशिष्ट सूची में क्या था, वायसराय के जो विवेकाधीन शक्तियां थी जो छूट जाती थी, वो जो है वायसराय के अंतर्गत आती थी जो है। आगे देखते हैं संविधान। हाँ देखिए, जब हमारा संविधान यहाँ तक तो था कि आपकी जो ये प्रक्रियाएं थी कि कैसे कैसे क्या क्या लिया गया है, उसके बाद हमारे संविधान सभा का, हमारे यहाँ संविधान सभा का ये निर्माण कैसे होता है, कब बनता है, संविधान सभा कैसी होती है, ये इसके आगे देखते हैं। पहली बात, अगर ये आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के निर्माण के लिए सबसे पहले कब ये मामला उठाया गया, तो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1834, हाँ उसमें उठाया गया था, और एम एन रॉय के द्वारा उठाया गया। उसके बाद आपका क्रिप्स मिशन आया, जहां पर सन 1942 में ये कहा गया कि भाई जो है कि हमको संविधान सभा का गठन करने दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आपको ये राइट दिया जाएगा। उसके बाद आता है आपका कैबिनेट मिशन, जिसके अंतर्गत संविधान सभा के फॉर्मेशन के लिए सन 1946 में उन्होंने कहा कि अब आप एक संविधान सभा का निर्माण करिए, जिसके माध्यम से क्या क्या हो, हम आगे देखते हैं। तो देखिए, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, नियुक्ति इसमें कैसे होती है, अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। उस समय क्या था, ऐसा कुछ नहीं था कि संविधान ये निर्माण के लिए कि डायरेक्ट आपका चुनाव हो सके, उसके लिए अप्रत्यक्ष हुआ था चुनाव, जिसमें 10 लाख व्यक्तियों पर, यानी जनसंख्या जहाँ पे 10 लाख होती, 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक व्यक्ति का चुनाव किया गया था। ठीक, आगे देखते हैं इसकी प्रथम बैठक कब होती है, जहां आपके एग्जाम में देखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संविधान सभा जो आपकी बनी थी, उसमें जो नियुक्ति होती है लोगों की, संविधान सभा में जो लोग चुने गए थे उनकी नियुक्ति कैसे होती है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होती है। पहली बैठक कब होती है, ये आपसे पूछा जाता है, तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान आपका अंगीकृत कब किया गया, तो संविधान आपका 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। अंतिम बैठक कब होती है, ये भी पूछा जाता है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है, तो 24 जनवरी सन 1950 को होती है। इसका प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है, ये राजेंद्र प्रसाद होते हैं। ये पूछा जाता है, देखिए आपसे ये क्वेश्चन आया है कि सब प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, अब इसमें स्थायी है तो अस्थायी भी कोई होगा, तो आपके अस्थायी आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अगर ये क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उस समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव साहब थे। ये आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ये कितने दिन में बनकर तैयार हुआ, ये डायरेक्ट आपके पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी के किसी एग्जाम में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ये भी पूछा जाता है कुल महिलाएं, यानी कि इसमें कुल महिलाएं कितनी थी, तो 15 महिलाएं थी। इसमें एक जो है ये मुस्लिम महिला थी, जिनका नाम था बेगम एजाज रसूल, एजाज रसूल। कई बार ये पूछ लिया जाता है, पहले ये क्वेश्चन आता था कि भाई सबसे पहले जो है ये पूछा जाता था कि एग्जाम में आपके जो है
कि महिलाओं की संख्या क्या थी, तो 15 थी। लेकिन अब ये पूछा जाने लगा संविधान सभा में जो 15 महिलाएं थी उनमें एक मुस्लिम महिला थी, उनका नाम क्या था, तो बेगम एजाज रसूल नाम था। कुल अधिवेशन कितने होते ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो 11 कुल अधिवेशन 11 होते हैं। इसको एक बढ़ाया जा सकता है, एक बढ़ा के यहाँ पे +1 कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा 12। ये क्यों बढ़ाया जा रहा है, ये इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ, सत्र तो 11 हुए, अधिवेशन आपके 11 हुए, लेकिन जब 11वां हो गया, जिस दिन सिग्नेचर किया जाता है उस दिन को भी काउंट कर लिया जाता है। अगर ये पूछे, अगर यहाँ पे 12 आंसर हो तो ज्यादा अच्छा। लक्ष्मीकांत में अब जो है 12 आंसर आने लगा है कि संविधान सभा में कुल अधिवेशन कितने हुए थे, तो 12। अगर 12 ये नहीं है तो आपका 11 द बेस्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए संविधान सभा के जो सदस्य चुने गए थे वो कैसे थे, मतलब कहाँ कहाँ से लोग आए थे, कौन कौन था। जैसे हमने कहा अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, तो स्टार्टिंग में हमने बताया कि लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव हुआ था। ठीक है, 10 लाख जनसंख्या पर ये जो है 10 लाख, लगभग प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव हुआ था। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह वयस्क मताधिकार ये नहीं था, कोई एज फैक्टर नहीं था, बस जनसंख्या ली गई थी कि 10 लाख जनसंख्या होगी, उस पे एक सदस्य का चुनाव हो जाएगा। तो ये आपसे पूछा जाता है क्या यह चुनाव वयस्क मताधिकार था, तो नहीं, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जब संविधान सभा का जो गठन हुआ दो तरह से होता है, एक विभाजन से पहले होता है, एक विभाजन के बाद होता है। तो जो ये विभाजन से पहले होता है, यानी संविधान सभा का जो विभाजन होता है, उसमें देख लीजिए कुल सदस्य संख्या 389 थी स्टार्टिंग में। ये पूछा जाता है स्टार्टिंग में कितनी थी, 389, जिसमें से 93 आपके देसी रियासतों से थे, और 296 में 292 जो है 11 गवर्नर के प्रांतों से थे। यानी कि जहां पर ब्रिटिश शासन का था रूल, वहां पे 11 गवर्नर के प्रांतों से जो है 292 थे, और 4 जो है मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से थे। ये पूछा जाता है कि 4 यानी कि 389 में मुख्य आयुक्तों के प्रांतों की संख्या यहाँ पर ये कितनी थी, तो 3 थी जो है। और जब ये विभाजन हो जाता है तो कुल संख्या हो जाती है 299, जिसमें 229 जो है ये ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से थे, और 70 जो है यानी कि 70 लोग जो है भारतीय रियासतों से थे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके देखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले कि संविधान सभा का जो गठन होता है कितनी जनसंख्या पर होता है, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक लोग का चुनाव होता है। यहाँ पर कोई वयस्क मताधिकार की बात नहीं की गई थी। संविधान सभा जब विभाजन के पहले कितनी थी, तो 389 थी, विभाजन के बाद 299 हो गई। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि देशी रियासतों से कुल कितने लोग थे, तो 93 लोग थे, 11 गवर्नर प्रांत थे उस समय, वहां से कितने लोग थे, 292, यानी थे 296, लेकिन इसमें से 11 गवर्नर प्रांतों से मात्र आपके 292 थे, और जो 4 थे मुख्य आयुक्तों से थे। ध्यान दीजिएगा इस पे, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। आगे ये, हाँ, अब देखिए कुछ समितियों की बात होती है। ये तो था संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, वहां पर कितने लोग कहाँ से आए, कितने दिन में बनकर तैयार हुआ, इस प्रकार से हम देखते हैं। उसके बाद कुछ समितियों का गठन किया गया, जिससे आपके एग्जाम में समितियों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे प्रमुख समिति थी जो आपकी प्रारूप समिति, जिसमें आपके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब जो है। तो उसमें ये पूछा जाता है कि प्रारूप, पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि समिति से कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो ये समितियां हैं। अब डॉक्टर ये राजेंद्र प्रसाद जो थे, इनके अंतर्गत को क्या मतलब, ये किस के अध्यक्ष थे जो है, तो प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी जो समिति बनाई गई थी उसके थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो समिति थी, तदर समिति उसके थे। संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। जवाहरलाल नेहरू के बारे में देखते हैं, ये कौन कौन सी समिति के अध्यक्ष थे, तो संघ समिति के अध्यक्ष थे, राज्यों के संबंधित समिति के अध्यक्ष थे, संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अभी इनके बारे में, प्रारूप समिति के बारे में ये भी पूछा जाता है कितने मेंबर थे, क्या थे, ये सब हम आगे आपको डिटेल में देखा जाएगा। आगे देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछा जाता है कि ये किस किस समिति के अध्यक्ष थे जो है। तो सबसे पहले देखिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था,
सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकारों के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके भी अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों यानी कि अल्पसंख्यकों की जो अल्पसंख्यक और जो जनजाति के जो अध्यक्ष थे उसके लिए भी जो समिति बनाई गई थी उसके भी अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो यहाँ से आप थोड़ा सा जैसे याद करने का जो तरीका है, जैसे ये हमेशा पूछा जाता है प्रारूप समिति। उसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू, संघ को पकड़िए, राज्य को पकड़िए, संघी को पकड़िए। अगर आप संघ यहाँ से पकड़ लेते हैं, संघी पकड़ लेते हैं, तो ये नाम और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो ये एक याद करने का ये तरीका भी आसान है। उसके बाद मौलिक अधिकार, हाँ, राजेंद्र प्रसाद से अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है कि संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन था, या उसमें संविधान में जो है प्रक्रिया विषयक नियमों का संबंधित समिति का अध्यक्ष कौन था। ये यहाँ से क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। आगे देख लीजिए। अब क्या है कि जैसे प्रारूप समिति हमारी जो बनी थी, कब बनी थी, अध्यक्ष तो हम लोगों ने देख लिया, उसमें मेंबर कौन कौन था, इससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है। जैसे झंडा समिति थी, झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था, उसमें मेंबर कौन से थे, कब बनी थी, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि झंडा यानी कि झंडा समिति जो है जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका जो गठन हुआ था 23 जून 1947 को हुआ था। 23 यानी कि ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये तदर झंडा समिति की स्थापना कब हुई, यानी कब इसको बनाया गया, तो 23 जून 1947 को। इसका अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके जो सदस्य थे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, KM मुंशी। यहाँ से सीधा सीधा आपके देखिए ये सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, कभी कभी सीधा पूछा जाता है इनके मेंबर्स के बारे में, या तो फिर झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था, झंडा समिति कब बनी। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये समिति झंडा समिति का गठन 23 जून 1947 को हुआ और ये प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ। कभी कभी इनमें कंपेयर कर यानी ऊपर नीचे सीक्वेंस के रूप में भी इनको क्वेश्चंस को मिलाने के लिए दे दिया जाता है कि 4 समितियों के नाम दे दिया, इनका गठन सबसे पहले कौन, यानी ये डेट दे दिया 23 जून 1947, 29 अगस्त 1947। तो आपको इनके डेट पर भी बहुत ज्यादा फोकस होना है, ठीक, आपको इनका डेट भी याद रखना है। इवन दैट यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिखा गया है मैं कह रहा हूँ इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो भी बनेंगे राज्य व्यवस्था से संबंधित, यानी संविधान में हमारे जो 5 क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप इन सब क्वेश्चंस को पढ़ के जाते हैं, आपके एक भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में गलत नहीं होने वाले हैं। इस वजह से आप जो जो यहाँ पे बातें लिखी गई या फिर जो भी आपको बताया जा रहा है उसको आप पूरे ध्यान से देखिए और समझिए। आगे देखिए प्रारूप समिति, कई बार आप लोगों ने एग्जाम में देखा होगा, डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, या प्रारूप समिति में मेंबर ये कितने थे, कौन बाहर हुआ कौन अंदर हुआ, या कौन एक ऐसा मेंबर था कि जैसे प्रारूप समिति में जो एक मात्र कांग्रेसी था, कौन सा था, इसमें कौन सा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले तो ये देखिए इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। उसके बाद इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, अध्यक्ष समेत इसमें 7 लोग थे, यानी खाली सदस्य पूछे कि अगर प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे तो 6, अध्यक्ष को लेकर 7, टोटल पूछा जाए कि प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे तब 7 हो जाएंगे, लेकिन अगर खाली सदस्य पूछा जाए तो 6 हो जाएंगे। आगे देखिए इसमें कौन कौन सा था, मतलब कौन कौन लोग थे, ये नाम पूछा जाता है, 4 नाम उसमें से दे दिया जाएगा, एक नाम आपको गलत दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा इनमें कौन सा सदस्य इसमें नहीं है या था। तो देख लीजिए नाम इसमें सबसे पहले आते हैं N गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा आते हैं आह्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, तीसरे आते हैं KM मुंशी। KM मुंशी के बारे में ध्यान रखिए, ये एकमात्र कांग्रेसी थे प्रारूप समिति में, एकमात्र कांग्रेसी थे ये जो है यहाँ पे इसको लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है कि प्रारूप समिति में वह कौन सा मेंबर था जो एकमात्र ये कांग्रेसी था। ठीक, उसके बाद आते हैं आपके ये तो हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन KM मुंशी के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एकमात्र वह कौन व्यक्ति था जो प्रारूप समिति में कांग्रेसी था। तो KM मुंशी साहब एकमात्र थे जो उस समय जो है ये कांग्रेसी थे। आगे देखते हैं, उसके बाद आते हैं आपके मोहम्मद सादुल्ला साहब और BL मित्र, बाद में इनकी जगह आप मोहम्मद सादुल्ला
बीएल मित्र, बाद में इनकी जगह एन माधवराव ले लेते हैं। उनके बाद आते हैं डीपी खेतान, इनकी जगह बाद में यानी इनके हटने के बाद जो है टीटी कृष्णाचारी आते हैं। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि प्रारूप समिति में जो मेंबर थे वो इम्पोर्टेंट है, कौन हटा कौन आया, उसकी डेट इंपॉर्टेंट है, कौन अध्यक्ष था ये इंपॉर्टेंट है, कितने मेंबर यानी कि टोटल अध्यक्ष समेत कितने लोग थे, 7 लोग थे, और इसमें कौन कौन था। इसमें यह भी पूछा लिया जाता है कि कौन एकमात्र कांग्रेसी था जो प्रारूप समिति में था, तो आपके जो है के एम मुंशी साहब यहाँ पे थे। और यहाँ पे झंडा समिति में आप देख लेंगे कौन कौन सदस्य थे, इनका डेट जरूर इंपॉर्टेंट याद रखिए। 23 जून 1947 को झंडा समिति बनाई जाती है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। आगे देख लीजिए, और कुछ अन्य बातें थी जो आपके, यानी कि ये तो था समितियों से प्रॉब्लम जो आपके एग्जाम में पीवाईक्यू में पूछा गया है या फिर अन्य आने वाले एग्जामों में पूछा जाता है। आगे देखिए, आपके भारतीय संविधान में प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, यानी जो आपका संविधान बनकर जब तैयार हुआ तो उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, संसदीय प्रणाली की सरकार है, एकल नागरिकता है, यहाँ पे दोहरी नागरिकता नहीं है। जैसे कि ये फेडरल राज्यों में, संघात्मक राज्यों में दोहरी नागरिकता मिलती है, वैसा हमारे यहाँ नहीं जैसे अमेरिका में है। हमारे यहाँ क्या है, एकल नागरिकता है। विभिन्न स्रोतों से लिया गया, ये भी पूछा जाता है कि कहीं कहाँ कहाँ भी आप लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि आपके संविधान में कहाँ कहाँ से कौन सी चीजें स्वीकार की गई हैं, कहाँ कहाँ, जैसे अमेरिका से क्या लिया गया, ब्रिटेन से क्या लिया गया, आयरलैंड से क्या लिया गया, जर्मनी से क्या लिया गया, इस तरीके से विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। अच्छा, एक चीज और, संघीय प्रणाली है लेकिन एकात्मक झुकाव है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है आपके संविधान की विशेषताओं में कैसा है, तो ध्यान रखिएगा, संघीय प्रणाली है और एकात्मक झुकाव के साथ है। उसके बाद संसदीय न्यायिक और सर्वोच्चता का यहाँ पे विश्लेषण है। पंथ निरपेक्ष राज्य है, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, यानी राज्य कोई किसी पर्टिकुलर धर्म को पोषित नहीं करेगा। राज्य का कोई अपना, मतलब जैसे हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई, इन सब बातों उसके लिए सब समान है, इसीलिए यहाँ पे पंथ निरपेक्ष कहा गया, किसी विशेष धर्म के लिए कोई प्रबंध नहीं करेगा, खास या वित्त पोषित नहीं करेगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पे एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र निकाय, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग आदि, और त्रिस्तरीय सरकार का गठन है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन, यहाँ से आपके एग्जाम में आता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है। ठीक है, यहाँ की नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है, संसदीय शासन यहाँ पे ये प्रणाली है, और खास तौर से ये जो है देख लीजिए, संघीय प्रणाली, एकात्मक झुकाव, ये पूछा गया क्वेश्चन से। तो विशेषता से अगर कोई क्वेश्चन से आता है तो यहाँ से आपके आगे नहीं जाएगा। आगे बात करते हैं हम आपके, अब धीरे धीरे संवैधानिक विकास होने के बाद, यानी संविधान बनने के बाद क्या क्या समितियां थी, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम सीधा आपके संविधान के टॉपिक में आ जाते हैं कि आपके संविधान में कितने भाग हैं और क्या क्या है, किस भाग में क्या क्या है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग फर्स्ट में क्या है, भाग फोर्थ में क्या है, भाग 5 में क्या है, भाग 20 में क्या है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम ये देखेंगे किस भाग में क्या क्या है, ये बड़ा मस्ट है, ध्यान दीजिएगा। ये मतलब ये नहीं है कि हम सारे आर्टिकल याद हैं, मालूम से चला आपसे कोई भाग का क्वेश्चन पूछ लिया गया। अच्छा, भाग के क्वेश्चन में एक चीज ध्यान दीजिएगा, मिलाने वाले क्वेश्चन भी आते हैं। 4 भाग दे दिया, उससे संबंधित कौन कौन है, मतलब आप मिलाइए। कई बार आप लोगों ने पीवाईक्यू में क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, तो उनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, एक बार सारे भाग को आप लिखिए या यहाँ पे देखिए, उसके देखने के बाद उसके आप याद कर लीजिए। सबसे अच्छा तरीका है, सबको सामने रखिए, फटाफट आप रिवीजन करते हुए चले जाइए। तो भाग फर्स्ट में देखिए क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 में आपकी नागरिकता है, भाग जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है, कई बार पूछा गया है, ये ध्यान दीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मूल अधिकार किस भाग में है। तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4 में क्या है, मूल कर्तव्य, जो कि बाद में जोड़ा गया अनुच्छेद 51 क में है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम सारे भाग को एक बार एक साथ जो है क्या करेंगे। पहले तो ये 22 भाग है वर्तमान में, इस समय यानी कि जो जोड़ दिए गए हैं उनको मिला के 25 भाग हो जाते हैं। तो कई बार तो एग्जाम में यही पूछ लिया गया कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं,
22 भाग हैं। तो 22 भाग में कभी-कभी मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में मिलाने के लिए भी आता है और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आता है कि किस भाग में क्या दिया गया है। तो यहाँ तक आप देख लिए। उसके बाद क्या है, भाग 5 में क्या है, भाग 5 में संघ है। यानी कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। अध्याय फर्स्ट में क्या है, कार्यपालिका है। अध्याय सेकंड में क्या है, संसद है। अध्याय थर्ड में क्या है, राष्ट्रपति के विधायी अधिकार है। अध्याय फोर्थ में क्या है, संघीय न्यायपालिका है। अध्याय 5 में राज्य के नियंत्रण महालेखा परीक्षक है। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सीधा सीधा आएगा कि भाग 5 में क्या है, भाग 5 में संघ है। या फिर ये आपसे पूछा जा सकता है और ज्यादा टफ करने के लिए, भाग 5 में जो है आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आपके आर्टिकल है। तो ये आप 52 से 51 तक, आप 151 तक आप दिखा सकते हो। उसके बाद जो है भाग 6, भाग 6 से लेकर 9 तक देख लेते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भाग 6। इसमें क्या क्या है, तो सामान्य कार्यपालिका, सामान्य बातें हैं। कार्यपालिका है यानी पहले हम लोग संघ का देख लेंगे, संसद के बारे में, जो कि 5 में जो संघ की बात की गई उसमें राष्ट्रपति सभा जाएंगे। उसके बाद भाग 6 में जब हम आएंगे तो कार्यपालिका है, राज्य विधानमंडल है, राज्यपाल की विधायी अधिकार है, राज्यों के उच्च न्यायालय की बात की गई है, अधीनस्थ न्यायालय की बात की गई। कभी कभी डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्यों के उच्च न्यायालय किस भाग में है, या फिर अधीनस्थ न्यायालय किस भाग में है। तो भाग 6 में। भाग 7 को हटा दिया गया है, 238 अनुच्छेद में ले, यहाँ से हटा के भाग यानी हटा के 238 अनुच्छेद में स्थापित कर दिया गया। भाग 8 देख लीजिए, संघ का राज्य क्षेत्र है। भाग 8 जो है संघ, देखिए पहले क्या आता है, पहले संघ आता है। ये याद करने का मतलब ये एक तरीका है। 5 में क्या है, संघ है। 6 में क्या है, राज्य है। फिर 8 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक, तो यहां से आप सीक्वेंस भी बना सकते हैं, यहां से आप सीक्वेंस भी बना सकते हैं। आगे देख लीजिए, भाग 9 में क्या है, पंचायतें हैं, जो कि अक्सर तो ये कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट हिट हुआ है कि भाग 9 यानी कि पंचायतों का स्थान कहाँ दिया गया है, तो भाग 9 में दिया गया है, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक। आगे अब आते हैं भाग 9 का, इसमें नगर पालिकाएं हैं, अनुच्छेद 243 त से लेकर 243 या 6 तक। सहकारी समितियां, डायरेक्ट क्वेश्चन पीछे में ये पूछा गया है कि सहकारी समितियां किसमें हैं, भाग 9 ख। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों भाग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भाग 9, भाग 9 का 9 ख, सहकारी समितियां कहाँ है, कौन सा अनुच्छेद है, यहां से लेकर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, अनुच्छेद 243 या ज से लेकर 243 या न तक। ये देखने वाली बात है। तो यहाँ से आप देखेंगे, अगर आप यहाँ से पकड़ते हैं तो भाग 9, भाग 9 क यानी नगर पालिका, भाग 9 ख सहकारी समितियां, ये क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में इवन दैट पीसीएस और अन्य जगहों पे पूछे गए हैं। आगे देखते हैं भाग 10 से लेकर भाग 14 तक। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 244 से लेकर 244 का तक है। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच ये विधायी और प्रशासनिक संबंध। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंध। भाग 12 में क्या है, वित्त, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, सेवाएं और वाद। अनुच्छेद यहां से नहीं पूछा जाता। अनुच्छेद अगर पूछना होगा तो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वित्त लोक सेवा आयोग कहाँ है, डायरेक्ट जो है कौन सा आर्टिकल है, या राष्ट्रपति के अध्यादेश का कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद कौन सा है, वहां से ये सीधा सीधा आता है। भाग 12 में यहाँ पर भाग याद करने का मतलब, याद करने का महत्व बस इतना है कि जैसे भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाग 10 में क्या है, या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र किस भाग में है। तो यहाँ से आप भागों को याद कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन अमूमन पीसीएस में आप उठा के देख लेंगे, अपर पीसीएस में आप उठा के देखेंगे, लगभग एक दो क्वेश्चन हर बार इन भाग से आ जाता है, या मिलाने के लिए आएगा, या तो फिर डायरेक्ट हिट होगा क्वेश्चन किस भाग में क्या है, या ये है तो किस भाग में है। भाग 13 देख लीजिए, भारत राज्य के क्षेत्र में व्यापार अगर करना है, वाणिज्य और समागम की बात कहाँ की गई है, तो भाग 13 में की गई। भाग 14 में आपका संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की बात कहाँ की गई है, तो भाग 14 में, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। भाग 14 का अभी पिछली बार 2026 पीसीएस में पूछा गया है कि भाग 14 का यानी कि अधिकरण कहाँ है, प्रशासनिक अधिकरण उसे पूछा गया था कि प्रशासनिक अधिकरण किस भाग में है, भाग 14।
ये क्वेश्चंस आपके अभी पीसीएस 2025 में पूछा गया है। हम आगे बढ़ गए तो पीसीएस 2025 में एक ये क्वेश्चन पीसीएस 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाग 14 में प्रशासनिक अधिकरण कहाँ है। तो डायरेक्ट भाग की बात की गई थी। अब भाग 15 और भाग 17 देख लेते हैं। जैसे कि भाग 15 में आपका निर्वाचन है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 324 से लेकर 329 तक। उसके बाद भाग 16 में आरक्षण की बात की गई है, जैसे कि भाग कुछ वर्गों के लिए जैसे विशेष उपबंध है, जैसे आपका ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी एसटी हो गया, तो भाग 16 में यानी कि सॉरी एससी एसटी तो ये पहले जो है भाग है, इसमें यहाँ पे बात हो चुकी है, भाग 10 में यहाँ पे बात हो चुकी है, लेकिन ओबीसी के आरक्षण के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे जोड़ा गया है। भाग 17 में देख लीजिए राजभाषा है, जो कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। अब इसके अंतर्गत ये बातें कभी कभी हो सकता है पूछी जा सकती हैं, लेकिन देख लीजिए अध्याय फर्स्ट में क्या है, संघ की भाषा है। बस ये याद रखिए क्या क्या है, अभी हम लोग अंदर देखेंगे। बस ये याद रखिए भाग 17 में राजभाषा है, या 343 से लेकर 351 तक। लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या है इसके अंदर, बस इतना याद रखिए। संघ की भाषा है, क्षेत्र की भाषा है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा है। यहाँ ये उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय कहने का ये मतलब है कि उच्चतम न्यायालय में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी, हिंदी होगी या इंग्लिश होगी। उसी आधार पर उच्च न्यायालयों में देखा जाता है कि यह इसकी यहाँ की कौन सी भाषा यहाँ पे यहाँ से आपकी ये स्वीकार की जाएगी। और अध्याय 6 में देखिए यहाँ पर विशेष निर्देश दिया गया है। भाग 18 से लेकर भाग 22 तक देख लेते हैं। भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध है, जो कि अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। भाग 18 कई बार आपका पूछा गया है, आपात उपबंध कहाँ पर है, तो भाग 18 में। भाग 19 देख लीजिए, भाग 19 में प्रकीर्ण है, अनुच्छेद 361 से लेकर 367। भाग 20 में संविधान का संशोधन है, जो कि अनुच्छेद 368 है। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिया गया है, जो कि 369 से लेकर 392 तक है। आगे भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, यानी कि भारत का संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत और ये निरसन। तो यहाँ से हम लोग 22 भाग देख चुके हैं। 22 भागों में बस याद रखने वाली बात यह है कि भाग से जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये पूछा जाता है किस भाग में क्या दिया गया है, किस भाग में क्या दिया गया है। कई बार आप पाएंगे भाग से क्वेश्चन डायरेक्ट, या तो ज्यादातर तो पीसीएस में हमने देखा है कि मिलाने वाले क्वेश्चंस आते हैं। 4 भाग दे दिया, भाग 3, भाग 5, भाग 10, भाग 12, किसमें क्या क्या दिया गया, या फिर लगातार दे दिया गया, भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार कहाँ है, नीति नहीं दे सकता तो कहाँ है, मूल कर्तव्य का कौन सा है, संविधान का संशोधन कौन सा है, आपात उपबंध किसमें है, राजभाषा कहाँ पर है। ये क्वेश्चंस आपके मिलाने के लिए पूछे जाते हैं। ये तो रहा भाग, यानी कि आपके पास जो है भारतीय संविधान में कुल टोटल 22 भाग हैं। यहाँ से जो क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो हमने बता दिया। आगे देखते हैं अनुसूचियों के बारे में। भारत में अनुसूचियां कितनी हैं। सबसे पहले देखा जाए तो अनुसूचियों की संख्या आपके मूल संविधान में कुल 8 थी। बाद में संशोधन के माध्यम से अनुसूचियों की संख्या 4 बढ़ा दी गई, जो कि 12 हो गई। अब इस समय अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में, यानी कि भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो 12 कहा जाता है। लेकिन अगर ये आपसे पूछा जाए, देखिए क्वेश्चंस पढ़ने का भी तरीका है, या क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे वो ध्यान पूर्वक देने वाली बात है। यानी कि संविधान के जो मूलतः संविधान अगर आपसे पूछ ले जाए, मूलतः भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या क्या थी, तो 8 थी। ठीक, और अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कितनी थी, तो आप 12 लगाएंगे। अब देखते हैं अनुसूचियों से कई बार क्वेश्चंस आपके ये पूछा जाता है कि पहली अनुसूची में क्या था, क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, पांचवी अनुसूची में क्या है, छठी अनुसूची में क्या है, एक एक कर हम लोग क्रमबद्ध ये तरीके से देखते हैं। तो पहली अनुसूची में देखते हैं राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, यानी संघ राज्य क्षेत्र एवं राज्य आपका जो है पहली अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में क्या है, राष्ट्रपति ये तथा उच्च ये पदाधिकारियों का वेतन, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं और अन्य जो अधिकारी हैं, यानी उच्च पदाधिकारी हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो गया, संसद के जो मेंबर हो गए, उनमें जो वेतन जो दिया जाएगा वो इनके बारे में यहाँ दूसरी अनुसूची में उसका वर्णन है। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरी और चौथी अनुसूची में क्या है। तीसरी में शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है। यहाँ पे देखिएगा एक चीज और है, 3 लोगों का शपथ यहाँ पे नहीं रहता है, बाकी लोगों को तो सब शपथ होता है। ये किसका किसका, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और राज्यपाल का।
3 लोगों का यहाँ पे आप ये मेंशन कर सकते हैं। तीसरी अनुसूची में पहले नंबर पे आपके आते हैं राष्ट्रपति। अगर ये पूछा जाए, इनका अलग आर्टिकल है। दूसरे पे आते हैं आपके राज्यपाल। ठीक, राष्ट्रपति, राज्यपाल, और एक लोग और, राष्ट्रपति, राज्यपाल, एक और है भाई। 3 लोग हैं इसमें जो है, वो आते हैं, देख लीजिएगा इसको जो है, मैं आगे आपको बता दूंगा। और चौथी में जो है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया। अभी मैं बोला हूँ राष्ट्रपति, राज्यपाल, एक लोग का और है इसमें जो है। और चौथी में आते हैं राज्यसभा में स्थानों, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक है। 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों और प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में उपबंध है। ये पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध। यहाँ पे डायरेक्ट ये जो नाम दिए गए हैं राज्यों के, पूर्वोत्तर राज्यों के कौन कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों प्रशासन के बारे में उपबंध यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, आपका मिजोरम गायब करके डायरेक्ट मणिपुर दे दिया जाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा मणिपुर नहीं है बल्कि जो है मिजोरम है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 ही राज्य हैं। आगे 7वीं है, जिसमें जो है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के में केंद्र एवं राज्यों की मध्य शक्तियों का विभाजन दिया गया है। आगे आते हैं 8वीं में, क्या है? 8वीं भाषाएं हैं आपकी। देखिएगा आपके भारतीय संविधान में 22 भाषाओं के बारे में दिया गया है, या 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपके संविधान में पहले तो किस अनुसूची में भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। और कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है। 9वीं अनुसूची, इसमें क्या किया गया? ये बात देखिए, 8 तक था ये आपके मूलतः संविधान में था, लेकिन जो 9वीं अनुसूची गई है, ये फर्स्ट पहला संविधान संशोधन के माध्यम से ये जोड़ी गई थी। इसमें क्या है, कुछ अधिनियम और अधिनियमों और विधि नियमों का मान्यकरण है इसके अंतर्गत जो है। आगे देखते हैं 10वीं अनुसूची क्या है? दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता। यानी कि जैसे चुनाव के बाद जो पता चला कोई पार्टी सिस्टम में किसी संसद सदस्य को तोड़कर दूसरे मेंबर में दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो ऐसा पहले सरकारों में होता आया है। बाद में क्या किया कि इसके लिए एक अनुसूची बना दी गई, या उसके लिए नियम कानून बना दिया गया कि अब ऐसा नहीं होने वाला है। आप बार बार पार्टी तोड़ के किसी अन्य पार्टी में नहीं जा सकते हैं। उसके लिए कुछ नियम प्रावधान लाए गए, जो बाद में हम लोग जो है अभी आगे आपके इसमें देखेंगे क्या क्या नियम है, क्या क्या होना चाहिए। आखिर अगर आप किसी पार्टी सिस्टम में जाते हैं तो कितना जा सकते हैं, या आपकी वैधता रहे, या आपकी संसद सदस्यता न छीनी जाए, उसके आधार पर ये कानून बनाया गया। आगे देखते हैं 11वीं 12वीं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 11वीं सूची में क्या है? तो पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। 73वां अमेंडमेंट था ये, यहाँ से मेंशन कर सकते हैं 73वां अमेंडमेंट, पंचायतों से संबंधित प्रावधान। और ये आपका 74 अमेंडमेंट। तो डायरेक्ट कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 74 क्या था, यानी कि इसमें क्या है और इसमें क्या है। तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इस प्रकार आप पाएंगे आपकी 12 अनुसूचियां समाप्त हो जाती हैं, और अनुसूचियों से क्वेश्चंस लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो जहां तक देखा जाए, अब आज के लिए बस इतना ही। आप ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक विकास जो हमने पढ़ाया, संवैधानिक विकास, उसके बाद हमने जो स्रोत लिए, भाग जो हमने दिया कि कौन कौन से भाग में क्या क्या है, अनुसूचियां क्या क्या हैं, इनसे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले जब आपके उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, डेट ही पूछ लिया जाता है 1774 आपके एग्जाम में, तो किस चार्टर में था। तो या फिर आपको जो है कि सबसे पहले ऐसा कौन सा प्रावधान था जहाँ पे 1 लाख रुपए ये ब्रिटिश सरकार ने जो है ये शिक्षा के लिए दिया जो है। 1919 का पार्लियामेंटो सुधार, 1919 में क्या हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो संवैधानिक विकास के क्रम में वहां से क्वेश्चंस आते हैं जो इम्पोर्टेंट था, जैसे आपका पिट्स इंडिया एक्ट कब आया 1784 में। तो इन सब क्वेश्चंस को आपके एग्जाम में पूछा जाता है। शुरुआत में कुछ कम क्वेश्चन पूछे आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में, लेकिन यहाँ भाग से क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आगे हम लोग मूल अधिकार देखेंगे, नीति निर्देशक तत्व देखेंगे, प्रस्तावना देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस आपके पीसीएस और लोअर पीसीएस, यानी उम्मीद है लोअर पीसीएस या फिर जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं ये पॉलिटी से संबंधित, वो आपके दिए गए हैं। वो हम लोग एक टॉपिक से जितने भी आए हैं पहले हम लोग टॉपिक को समाप्त करेंगे, उसके बाद जो है जितने भी पीवाईक्यू अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करवा देंगे। उससे क्या होगा, आपका मतलब एक खाका बन जाएगा कि कहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन आपका आया है, आपको करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और आप लोगों से प्रॉमिस है ये कि अगर आप लोग इतना राज्य व्यवस्था का जितना भी टॉपिक हम लोग पढ़ा रहे हैं या हम लोग जो दे रहे हैं, अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपके जीएस वाले टॉपिक से, यानी खास तौर से मेरा जो है राज्य व्यवस्था, उससे यानी भारतीय संविधान, उससे आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं हम उसको भी लिख देंगे, यानी जो जो आर्टिकल हैं, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो अभी तक अपर पीछे से पूछे गए हैं या जो आने वाले टाइप के होते हैं या जो महत्वपूर्ण होते हैं या फिर जो आज के परिवेश में, आज के वर्तमान में जो ये चर्चा में है, कौन सा अनुच्छेद है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। इससे क्या होगा, आपका एक खाका ये तैयार हो जाएगा, जिससे जो पीसीएस यानी लोअर पीसीएस, इवन दैट पीसीएस के एग्जाम में खास तौर जो क्वेश्चन आए हैं उनको बेस मानते हुए क्या आ सकता है, हम लोग सारा पीवाईक्यू यहाँ पे आपको दे देंगे, जिससे आपको पूरी राज्य व्यवस्था पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, लेकिन आपके नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सबको नमस्कार, फिर मिलते हैं।